आइए हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में आज जानना चाहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में 15 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उचित संबंध, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलती है। हमने सभी को एक रूपता प्रदान करते हुए, मूल बातों को ध्यान रखते हुए हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को उचित संबंध के तौर पर इसको यहाँ पर व्यक्त करते हुए समझाने का प्रयास किया हुआ है। आइए देखते हैं प्रत्येक पाठ में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं और हमको इस रूप में याद करने में ज़्यादा सुविधाजनक होती है, बहुत सारे पॉइंट को याद रखने के बजाय। हमारे सामने पे पहला पाठ है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प के तौर पर यहाँ पे दिया है चंद्रग्रहण। तो प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है चंद्रग्रहण क्या है, 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो ये गांव का नाम है यहाँ पे। तो हमने लिखा चंद्रग्रहण गांव का नाम। रीवा एक वृक्ष का नाम है और रीवा एक जगह का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ पे पाठ में रीवा एक वृक्ष के बारे में बोला गया है, ये वृक्ष का नाम है करके। मुरैठा पगड़ी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये ध्यान समझने के लिए मुरैठा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। पगड़ी का रंग कौन सा था, तो चने के फूल वो गुलाबी रंग के थे, तो यहाँ पे इसको पगड़ी का रंग गुलाबी है। चने के सिर पर जो थी वो पगड़ी था, यानी कि फूल को पगड़ी कहा गया है। उसके बाद ठीकने चने की ऊंचाई एक बित्ते के बराबर होती है और एक बित्ता वो 22.5 सेंटीमीटर होता है। अलसी के फूलों का रंग कैसा था, यदि आपसे पूछा जाए तो नीले रंग के फूल थे। हाथ पीले कर मंडप में कौन बैठा था, तो सरसों बैठी थी। इस तरह से पाठ में हठीली या जिद्दी किसे कहा गया है, अलसी को कहा गया है। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही है। चटुल का क्या अर्थ होता है, चालाक या चतुर को बोला जाता है। टेटे का स्वर सुग्गा या तोता होता है, उसको सुग्गा भी बोलते हैं, तोता उसका स्वर है। टिरंटो टिरंटो सारस को स्वर हम नहीं पढ़ा। विजन निर्जन को कहते हैं। होली पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो फाग गीत होता है। फागुन के महीने में गाया जाने वाला गीत फाग, और होली पर गीत गाते हैं उसी को इस कविता में जो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता उसमें अलंकार पूछा जाए तो मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार है। इसके जो कवि कौन है यदि पूछा जाए तो केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1911 में उत्तर प्रदेश के बारे में बात किए थे हम लोगों ने, पहले भी चर्चा हुई है, तो ऐसा हुआ। और केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमिक पुरस्कार ऐसी छोटी छोटी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिसको आप खंडों में बांट कर सकते हैं। बात चर्चा करते हैं हम लोग अब अगले पाठ के बारे में। हमारे पास अगला जो पाठ है नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, डॉक्टर श्रीराम परिहार ने लिखा है। तो उसमें कुछ शब्द आ गए, पाठ के पीछे में भी दिए हुए हैं। अजरस, अनवरत या निरंतर शब्दों के लिए अजरस शब्द का प्रयोग किया गया है। नर्मदा और सोन की क्रीड़ा भूमि बचपन में जो खेलते थे तो माई की बगिया याद आ गई हमारे सामने पे। गुलाब कवली के फूल से क्या होता है, तो दृष्टि का धुंधलापन वो दूर होता है। अमरकंटक अमरेश्वर के कंठ से निकला हुआ है, तो वो क्या है, नर्मदा का उद्गम स्थल है। सोन का उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो सोनमुड़ा है। हमें याद रखने के लिए बात करते हैं, अलग अलग तरीके से पूछेंगे लेकिन इसको हमें इस तरह से याद रखने की बात है। अमरकंटक का गर्व किसे कहते हैं, तो सोन नद को कहते हैं हम लोग गर्व। नर्मदा की सखी कौन थी, तो जुहिला नर्मदा की सखी है। मार्कंडे ऋषि के तपोभूमि कहाँ है, तो जो यहाँ पे माई की बगिया है वही मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि है। हमने ये भी चर्चा किया है पिछले उसमें वीडियो में। अब यहाँ पे डॉक्टर श्रीराम परिहार के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो एक प्रसिद्ध रचना में जो एक है कि झरते फूल हर श्रृंगार के, ऐसा और बहुत सारी रचनाएं हम लोग उसको बोल सकते हैं। ये किसकी रचना है, तो श्रीराम परिहार की
या डॉक्टर श्री राम परिहार की एक रचना का नाम इनमें से है करके ऑप्शन पूछा जाए तो झरते फुलहर श्रृंगार के हमारे सामने पे आ गया जो है। एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? बालको कोरबा में, आपको पता है। कालिदास के अनुसार अमरकंटक क्या कहलाता है? आम्रकूट कहलाता है। अमरकंटक कहाँ पे है स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ के जो है पेंड्रा रोड से लगा हुआ है। ये हमको थोड़ी सी बात इसको बतानी है। कोरबा पेंड्रा रोड से लगा हुआ जो है। चित्रकूट की पहाड़ियाँ, इसकी विशेषता है अनगढ़ और चौड़ी है जो है। इस तरह की बातें हम कह रहे हैं। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा का जो संगम होता है उसको क्या कहते हैं अपन? मैकल पर्वत श्रृंखला। तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ की वनवासी महिलाएं क्या बेच रही है? तो मूल रूप से जामुन बेचती है। आम के पहले अधिकता थी लेकिन अभी जामुन की अधिकता है वहाँ पे। इस तरह का दूसरे पार्ट का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे अगर इसको हम देखेंगे जो है। ऐसे ही 1.3 बादल को घिरते देखा है नागार्जुन में हम चलते हैं और यहाँ पे उन्होंने जो क्या क्या कहा है पाठ में उसकी चर्चा हम लोग देख लेते जो है। नागार्जुन का असली नाम मैंने आपको बताया था पंडित वैद्यनाथ मिश्र। उनका जन्म जो है 30 जून 1911 को हुआ था। नागार्जुन ने एक उपन्यास लिखा था नौतुरिया। ये ध्यान देने की बात है, उनके एक उपन्यास का नाम है। ये विषय वस्तु के बारे में बात करते जो है। और प्रयोगवाद के कवि का नाम, तो कौन से वाद के कवि? तो नागार्जुन का नाम प्रयोगवाद कवि के रूप में यहाँ पे देखते हैं। नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1998 को हुआ था। ऐसे ही पाठ के अंदर में एक पंक्ति आई थी, तरुण 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 में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। पुनरावृत्ति हो रही है। मृग की नाभि में क्या पाया जाता है? तो कस्तूरी है। पावस ऋतु किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु को पावस ऋतु कहते हैं। तुहिन शब्द यह यहाँ पे हमारे सामने पे आता है। तो ओस की बूंदे के बारे में बात की है। बहुत छोटे महीन कण जो है ओरस जिसको बोला गया है। ओस जो है उसे तुहिन कहा गया है। अमल शब्द जो है निर्मल के लिए बोला गया है। पक्षी विहग को कहते हैं पक्षी। बालारुण के बारे में चर्चा हुई थी। उगते हुए सूर्य को बालारुण, बाल बच्चा, छोटा सा बच्चे के रूप में बोला जा रहा था। लेकिन चकवा का स्त्रीलिंग चकई, ये थोड़ा सा हमको याद रखने की बातें यहाँ पे आ रही जो है। इसी तरह से इकाई 2 में मैं मजदूर पाठ है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। तो मैं मजदूर पाठ की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, विधा कौन सी है, यानी किस विधा में लिखी गई है। तो ये निबंध है। उस विधा को किस शैली में लिखा गया, यानी निबंध की कौन सी शैली है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। स्वयं को मजदूर मान करके लेखक ने जो है इस निबंध को लिखा है, तो इसलिए आत्मकथात्मक शैली आएगी। कुछ स्थान आए थे यहाँ पे, जैसे कोलोजियम क्या होता है? तो रोम का नाट्यगृह है हमारे सामने पे। गीज़ा का पिरामिड, इसकी ऊंचाई 450 फीट। पुस्तकों को थोड़ा गौर करेंगे तो मिलेगा। सक्कारा के पिरामिड की विशेषताएं क्या है? सीढ़ीदार थई जो है वो है। कोलार की खान यानी सोने की खान कहाँ पे पाई जाती है? भारत में कर्नाटका राज्य है जहाँ कोलार की खान है, जहाँ सोना मिलता है। ये बात कही गई है। रोम की रंगशाला इटली में है। सीजा का पिरामिड त्रिभुजाकार होता है, ये थोड़ा देखने की मिलता है ना। ये पाठ के अंदर के कुछ देखने को मिलेगा जो है। संसार का भार किसके कंधे पर है? तो मजदूरों के कंधे पर है। कंधे डालने का क्या मतलब होता है? पराजित होना होता है। मॉरिशस के में भारत के राजदूत कौन थे ऐसे करके बोला जाएगा, तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ही मॉरिशस में भारत के राजदूत थे जो है। कुब्बत का क्या अर्थ होता है? ताकत होता है। बुद्ध का मतलब मूर्ति है। मज्जा, ये इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। शरीर के अंदर में पाए जाने, हड्डियों के भीतर में पाए जाने वाला द्रव होता है। मूल रूप से जो है कैल्शियम की जो हड्डी बनी होती है उसके अंदर का पोला वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर में भरा द्रव है ये मज्जा, है ना। देवता मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अगर यदि कविताओं की पंक्तियों को अगर आप पढ़ते हैं तो खेत खलिहान में मजदूर है उन्हीं को बोला गया है देवता, और वो खेत और खलिहान में ही मिलेगा जो है। कणाद एक ऋषि का नाम है ना, जिन्होंने
कण के बारे में बात किया था, जो है एटम्स के बारे में चर्चा की थी। हमारे आदिकाल के समय में ऋषि मुनियों के बारे में जब बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था। अल्कस का क्या मतलब होता है? आलस्य करना या आलस्य के शब्द के बारे में बोला गया। संसार के उत्कर्ष में योगदान जो है मजदूरों का है। कोई भी उन्नति होगी, बिना मजदूर के आप कुछ भी चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो संस्कार के उत्कर्ष यानी उन्नति में जो है योगदान किसका रहता है? मजदूरों का है। और एक महत्वपूर्ण वाक्य जो है मजदूरों के लिए कहा गया है, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई किसके लिए कहा गया है? मजदूरों के लिए कहा गया है ना। ये वो कहा गया जो है। आगे अगला पाठ हम चलते हैं, जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। ये याद रखने का है, थोड़े से समझने की बात आती है। जनतंत्र का मतलब होता है प्रजा का शासन, लोकतंत्र इस तरह बोल सकते हैं हम लोग इसको। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र जो है, आबादी की दृष्टि से चाइना के बाद भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है और यहाँ लोकतंत्र है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा जनतंत्र जो है वो भारत हो जाएगा। जो है सिंहासन खाली करना का अर्थ सत्ता छोड़ना होता है। हमारे पास वाक्य है, उसका मतलब तानाशाही राजतंत्र के लिए बोला गया है। सिंहासन खाली करो, वाक्य को पूरा करना है तो जनता आती है, ये वाक्य हमारे सामने में था। प्रासाद महल के लिए बोला गया है, का विलोम क्या होगा? तो महल का विलोम कुटिया होता है, झोपड़ी जिसके लिए बोला गया है अर्थ में। तो प्रासाद का महल है तो अर्थ जो है तो उसका विलोम हो जाएगा कुटिया जो है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कविता के लिए मिला था, रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। याद रखने की बात है। दिनकर जी ने ईश्वर का प्रतिनिधि किसको माना है? तो जनता को माना है। तो इस तरह से हमने ईश्वर का प्रतिनिधि जनता ऐसा लिख दिया हेडिंग, इसमें ध्यान देने की बात है। राष्ट्रीय और ओजस्वी विचारधारा के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उन्हीं को बोला गया है राष्ट्रीय और ओजस्वी विचारधारा के कवि जो है। पद्म विभूषण पुरस्कार दिनकर जी को मिला है। भारतीय संविधान 1950 ये हमारे पुराने लिखे गए। इसमें जो है गवाक्ष का मतलब क्या होता है? खिड़कियां होती है। आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे जब कि जहाँ पे जनतंत्र का जन्म कविता का वर्णन किया गया जा रहा है तो वहाँ गवाक्ष आएगा एक बीच में, तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे खिड़की खुलने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे गवाक्ष का मतलब खिड़की होता है। इसी तरीके से और भी पाठ के अंदर में से एक अंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं और इस तरह से टेबल बना के रख सकते हैं। अगला चलते हैं, अपनी अपनी बीमारी। हरिशंकर परसाई जी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो परसाई जी ने बीमारी के अनुसार से बीमारी का क्या मतलब है? तो बीमारी से परसाई जी का आशय ये था कि वो महत्वाकांक्षा की बात थी जो है ना। अमीरों को होती, हमें भी होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा थी। किस बीमारी से मरना चाहते थे जो है परसाई जी जो है? तो आपने सुना या पढ़ा होगा, तो टैक्स की बीमारी से मरना चाहते थे जो है। और डॉक्टर के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता है? तो टैक्स की बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। टैक्स का जो भी निराकरण होता है अकाउंटेंट या हम लोग जाते हैं टैक्स के जानकार के पास, उसी से जानकारी लेते हैं। ये बीमारी का इलाज उन्हीं के पास होता जो है। लोगों की मृत्यु का कारण जो होता है, बहुत सारी बीमारियों से न मर करके लोग भुखमरी से मर रहे हैं। लोगों को खाने का नहीं है, इसलिए भुखमरी से लोग मर रहे हैं। ये लोगों की मृत्यु का अधिकांश कारण होता है। टैक्स का क्या मतलब होता है? टैक्स मतलब शुल्क या कर शब्द हिंदी में उसका अर्थ होता है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। परसाई जी की विधा जो है, ये पाठ जो है वो व्यंग है। तो परसाई जी की विधा भी जो है वो व्यंग है। वो व्यंग का अर्थ है ना, कटाक्ष करते थे, मीठा मीठा बोल करके कड़वी सच्चाई को व्यक्त करना व्यंग कहलाता जो है। ठिठुरता गणतंत्र परसाई जी की कविता है। रानी नागफनी की कहानी, ये भी परसाई जी की कहानी है। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी जो है परसाई जी ने किया। वसुधा का प्रकाशन जबलपुर से होता रहा है और परसाई जी का जन्म 1924 में हुआ। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे सामने में मिलते हैं जिसको हम लोग देख सकते जो है। तो इकाई 1 और 2 के भीतर में हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखे हैं। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गौर से थोड़ा सा और दोबारा और इनके भीतर के अंदर में देखते जाएंगे। कुछ वर्षों के पेपर के क्वेश्चंस इसमें शामिल करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकाई 1 और 2 मिला करके जो है
आपका पूरा हो जाएगा। और इस तरह से कभी भी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आपके सामने आते हैं तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। वीडियो में बड़ा हो ना हो जाए करके मैं केवल 2 इकाई तक इसको समाप्त कर रहा हूँ। आप सब इसको देखिए, गौर से पढ़िए और उन बिंदुओं को पुस्तक में टिक लगाइए इस वीडियो को देखते देखते जहाँ पे मैंने इन बिंदुओं को ध्यान दिलाया है, जिससे आप वार्षिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएगा ये आपके लिए और आप आसानी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेहनत कम करनी पड़ेगी, अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर कीजिए, है ना, मेंबर बनिए, जो है बहुत अधिक सब्सक्राइब कीजिए इसको जो है अधिक से अधिक संख्या में, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। आप सबका धन्यवाद।